एफएड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर इस समय की जो पोजीशनिंग है वो एक रेंज की है, बट रेंज में पॉजिटिव बायस की भी है। सुबह हमने कहा था कि वन ऑफ द डल डे रह सकता है मार्केट के, कम से कम इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सिलेक्शन, बहुत आराम से ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब आप देखें, सिर्फ 84 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी और 37 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। इससे चलो एक इसको भी छोड़ दो आप, 37 पॉइंट क्या ऊपर है, 37 पॉइंट क्या ऊपर नहीं है। मैं आपको आज का हाई लो टेस्ट करवाता हूँ। आज का हाई है 432 और आज का लो है 352। 32 और 52, 80 पॉइंट हो गए। 80 पॉइंट के अंदर आज का हाई लगा है, इन्हीं 80 पॉइंट के अंदर आज का लो लगा हुआ है। इसी 80 पॉइंट के अंदर आज की मार्केट की गैप की ओपनिंग भी इंक्लूड है और अभी तक ट्रेड भी हो रहा है। मार्केट को खुले हुए करीब करीब 3 घंटे हो चुके हैं। तो आप इसी से लगाइए कि इतना डल सेशन है इस मार्केट के अंदर। इस 80 पॉइंट में ऐसा नहीं है कि आप 80 के 80 पॉइंट कमाएंगे। 20 पॉइंट उधर से छोड़िए जब आपको पता ही नहीं लगेगा, और 20 पॉइंट इधर से छोड़िए, यानी कि कुल मिला के आज सिर्फ 30-40 पॉइंट निफ्टी के चल रहा है। और बैंक निफ्टी की रेंज इंडाइसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटी होगी। एग्जाम्पल बताए तो 52,085 आज का हाई है और 52,285 आज का हाई है और 52,000 खाली 85 आज का लो है। सिर्फ 200 पॉइंट है। इस 200 पॉइंट में से 40 पॉइंट इधर छोड़ दीजिए, 40 पॉइंट इधर के छोड़ दीजिए, तो 200 पॉइंट में से मैंने 80 पॉइंट आपके छुड़वा दिए। 120 पॉइंट के कुल मिला के दायरों में आप कमा रहे हैं। वो ये 40 पॉइंट मैंने इधर इधर के छुड़वाए हैं, वो इसलिए छुड़वाए हैं क्योंकि ना ही बॉटम पे खरीदा जाएगा ना ही हाई पे बेचा जाएगा। तो आप बीच में काम करते हो, है ना। कोई विरला होता है कि जो बॉटम पे खरीदता हाई पे बेचता है, हाई पे बेचता बॉटम पे खरीदता है। उसके लिए काफ़ी प्रोफेशनल नॉलेज और उसमें काफ़ी हद तक एल्गो वेल्गो भी इंक्लूड होता है ना। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि आज की रेंज काफ़ी टाइट है। और सुबह हमने ये सारे डाटा के बेसिस पे कह रहे थे कि हमें तो नहीं ऐसा लगता कि आज मार्केट में कोई बड़ा मूव आएगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? ऐसा सुबह भी मैंने आपको बताया था, हम एक ग्लोबल इवेंट के अधीन हो गए हैं। अधीन का मतलब उस पर डिपेंड हो गए हैं कि वो क्या फ़ैसला लेता है, और एक्चुअली में उस फैसले का जो इम्पैक्ट आना है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे आना है। और हमारे लिए वही ट्रिगर पॉइंट है। आप सोच के देखो, हमारे लिए वही ट्रिगर पॉइंट है। क्योंकि अगर बहुत अच्छा आया, 0.5% या उससे भी कहीं ज़्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है बट 0.5% भी माने, तो बैंक निफ्टी को पुश करेगा, एनबीएफसीज को पुश कर सकता है ना। दरें घटेंगी तो आपके यहाँ भी दरें घटेंगी, बैंक्स के ऊपर लोड कम हो जाएगा, क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो फेड के फैसले का इंतज़ार हो रहा है। आरबीआई को अगर खाली अपने आप से करना होता, ग्लोबल मार्केट्स को चेक नहीं करना होता, तो शायद वो इतने कंफर्टेबल लेवल पे आ चुके हैं कि अपने आप ही फैसला ले लेते। लेकिन फेड, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से फेड सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक में से एक है, वो भी यूएस का, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए आज का दिन अगर आपको छोटे मोटे काम है तो भले करके आ जाइए। इंडाइसिस में मेरे को नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा आज होने जा रहा है। स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ टिल्ट है। मैंने सुबह अपनी एक रेशियो भी आपको बताई थी। मैं 65% पॉजिटिव टिल्टेड हूँ और 35% नेगेटिव टिल्टेड हूँ, लेकिन वो भी एक रेंज के अंदर है। रेंज हमने आपको सुबह भी नोटिस कराई थी, 25,200, 25,500, और बैंक निफ्टी के लिए 51,800, 52,500, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के और 200-300 पॉइंट निफ्टी के। ठीक, अब हम आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। चंदन तापड़िया होंगे हमारे आज के मेहमान, उनसे बातचीत तो होगी, लेकिन उससे पहले जरा अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, जो हमारे कल के मेहमान थे, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड। तो कल जब अजीत सर इसी समय 12 बजे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े तो उन्होंने मैरिको की कॉल दी थी, प्लस करने की रिकमेंडेशन थी। 2.5% का गेन वहाँ से, इंडसइंड बैंक पे करीब 1.5% का गेन, एम पे करीब 1% का गेन, 2.5 और 1.5, 4 और 1, 5% हो गया। सब कुछ काट दीजिए इसके अंदर से, सिर्फ 1.5 से 0.25% अपने पास रखिए, 25%। वो 25% आपके लिए कैलकुलेटेड है, आप खुद उसको नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो 1.5 से 2% मोटा मोटी रफ में भी इस कार्यक्रम से अगर आपको मिल रहा है, प्लस माइनस करने के बाद भी, तो आप बहुत अच्छे ट्रेड आपको मिलते हैं।
ट्रस्ट मी। और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ट्रेड तो टिपिकली जो उसका रिटर्न आता है वो हम काउंट भी नहीं करते, क्योंकि हमने बेंचमार्किंग 1% बना रखा है। अब निफ्टी को अगर 1% चलाना है तो कम से कम उसमें 250 पॉइंट लगेंगे। बैंक निफ्टी को अगर 1% चलाना है उसमें कम से कम 500 पॉइंट लगेंगे। अगर मान लो 350 पॉइंट का भी गेन आपने कमाया तो हम इसको रिपोर्ट कार्ड में नहीं डालते, क्योंकि वो 1% से कम है। और फिर ऑप्शंस का ट्रेड होता है, उसमें एबनॉर्मल होता है। मान लो उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 70% का, 100% का, 50% का, तो उसको आप नॉर्मल रूटीन नहीं बना सकते। इट्स अ काइंड ऑफ ना जैकपॉट ट्रेड होता है, ठीक। तो वो एक अलग चीज़ है। रफ में अगर आप ये शीट देख पा रहे हैं तो आप 1.5 से 2.25% पर डे इस शो से कमा सकते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा हम करते हैं बातचीत। चंदन सर बहुत शुक्रिया, सुबह भी आपकी गाइडेंस हमको मिली। जरा इस समय बताइए सर, सुबह जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, जिस पॉइंट को सुन के आपने भी कहा कि नहीं डिम्पी जी आपका एनालिसिस और कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक ठीक है, एग्जैक्टली सर अभी तक तो मार्केट में वही हो रहा है। फर्स्ट हाफ में बाज़ार कहीं नहीं जा रहा, रेंज में फंस गया है और इवेंट के अधीन हो गया है, और शायद इम्पैक्ट इवेंट के साथ ही आएगा, बाय सेल वड़ावर जो भी बनेगा। सर एक बार आपके रिकमेंडेशन। सबसे पहले तो शुक्रिया, आभार कि ऑलरेडी सुबह से हम यही बात कर रहे हैं और आप यही गाइड कर रहे हैं कि बाजार एक दायरे में रहेगा, क्योंकि इंडेक्स और पूरा बाजार कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेतों को देखेगा। क्योंकि इस बार की जो एफओएमसी फेड की मीटिंग है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होगी, और उसी के हिसाब से भारतीय रिजर्व बैंक भी अपना आगे डिसीजन उसी तहत पे लेने की संभावनाएं बन रही है। तो पूरा बाजार, भारतीय बाजार भारत को नहीं, इवन विदेशी बाजारों को देखेगा, और विदेशी बाजारों की जो रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक है, उन पे क्या कमेंट आते हैं उस पर फोकस रहेगा। और ये एक इस वजह से बाजार कहीं ना कहीं एक रेंज में कामकाज कर रहा है। दूसरा, आप देखोगे इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 12.5 के नीचे है, जो रिसेंट के लोवेस्ट लेवल पे है। मैं पिछले कुछ सप्ताह की बात करूं तो लोअर वोलेटिलिटी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में बड़े स्विंग है नहीं। तो इवेंट के हिसाब से बाजार में मूवमेंट आएगा। बट अच्छी बात यह है कि न्यू लाइफ टाइम हाई पे बाजार में बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं है, हल्के से डिप आते हैं और खरीदारी में तब्दील हो जाते हैं। और बैंक निफ्टी जो एक पिछली कड़ी थी वो वहां पे थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बाजार में कोई बड़ी गिरावट आएगी नहीं। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं 25,300 को इमीडिएट में सपोर्ट बनाइए, ऊपर में 25,600 के टारगेट के लिए। तो 25,250, 25,300 ये डाउन साइड, 25,500 से लेके 25,600 ये अप साइड। हालांकि ये रेंज आज नहीं तोड़ना चाहिए, बट आपको बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ काम करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आज बाजार, आपको यदि और कुछ काम है तो कर सकते हो, क्योंकि बाजार तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, मेरे हिसाब से उधर ही फोकस करना चाहिए। और मुंबई की आप बात कर रहे हो तो डिम्पी जी मैं आपको बताऊं, आज गणपति विसर्जन है, और आई थिंक सेकेंड हाफ में तो लोग उसमें व्यस्त होते हुए नजर आएंगे, और वो भी एक रीजन है कि बाजार में बड़ा मूवमेंट भी नहीं आएगा। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है सर। मुंबई और पूरा गुजरात की तरफ से काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मार्केट के अंदर आता है, और ये बात भी सच है कि जो गणपति उत्सव है वो मुंबई का सबसे बड़े उत्सव में से एक है, और आज तो विसर्जन है। और मैं तो खैर थोड़ा उस एरिया पे भी रहा हूँ, गिरगांव चौपाटी की तरफ में, जहाँ पे विसर्जन होता है, और लाल बाग के राजा को भी वहीं विसर्जित किया जाता है। तो उस एरिया में मैंने देखा है कि सर मंडलों के मंडल आते हैं, आप सिर्फ खड़े हो जाइए सड़क के किनारे, आपको पूरे मुंबई के बड़े से बड़े मंडल के गणपति के दर्शन वहीं हो जाएंगे। तो ये आज का भव्य नज़ारा, तस्वीरें हम भी आपको कोशिश कर रहे हैं बीच बीच में जहाँ जहाँ से हमको तस्वीरें मिल रही हैं आपको दिखाने की। और ये 10 दिन का महापर्व, जिसे मैं बोलूँगा महापर्व, ख़त्म होने जा रहा है। अब श्राद्ध शुरू होंगे और उसके बाद फिर नवरात्रों की धूम के साथ डांडिया और सब कुछ के साथ दिवाली का पर्व तक हम सेलिब्रेशन मूड में जाने जा रहे हैं। खैर बात सच है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सर। अब ज़रा शेयर्स पे आ जाएं। इंडाइसिस पे तो आप गाइड ही कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, रेंज आपने मोटा मोटी वही बता दी जो सुबह हम डिस्कस कर भी रहे थे। सर शेयर्स पता करते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं, एक तो ऑटो का आज हाई बना रहा हुआ है हीरो मोटोकॉर्प, और साथ ही कोरोमंडल। मैंने सर आपसे सुबह भी इस शेयर के बारे में पता किया था, सुबह भी आपने मेरे को गाइड किया था। देखो सर मार्केट में अभी भी वो शेयर चल रहा है, 1.5% ऊपर आ गया। अब तो सुबह करीब 0.5% ऊपर था। बिल्कुल, आपने सुबह चर्चा की थी, और सुबह हमने यही बात किया था कि ऑटो में चलेंगे तो दो ही काउंटर चलेंगे। एक टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, ये सब गिरावट की तरफ जाएंगे, जबकि हीरो मोटो और बजाज ऑटो दो ही काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हीरो मोटो की लेवल की बात करूं तो हमारी तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह है। लगातार पिछले
20-22 दिनों से के स्ट्रक्चर को देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो 5830 के सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर लगभग 6200 के टारगेट के लिए। तो 6200 के टारगेट के लिए 5820 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी। अब कोरोमंडल, इसके भी आपने सुबह चर्चा की, एक फॉलिंग स्लोप ट्रेंड लाइन को निकाल रहा है, फॉलिंग चैनल को निकाल रहा है। सुबह भी हमने 50 डेमा के प्राइस बिहेवियर के बारे में चर्चा की थी कि ये काउंटर पिछले लगभग 100 दिनों से कभी भी 50 दिन का एवरेज तोड़ नहीं रहा है। जब भी 50 डेमा के आसपास आता है, रिकवरी आ जाती है। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह है तो बने रहिए। 1705 का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में कहीं ना कहीं 1800 तक के लक्ष्य यहाँ पे संभव है। तो हीरो मोटो और कोरोमंडल दोनों में ही पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। ठीक है डन सर। कोरोमंडल और हीरो मोटोकॉर्प दोनों पे रिकमेंडेशन है, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा। 1800 तक का टारगेट है। सुबह भी बाय कॉल थी। चलिए मैं सुबह का भी कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट लेके आता हूँ, तब भी आपको टारगेट 1800 के रखने चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5830 का है, ये आप रखिएगा। 6200 तक जाने में आपको लगेगा कि समय लगेगा, लेकिन ये शेयर शायद ज़्यादा समय भी ना ले, स्पीड से ऊपर आ सकता है। पोजीशन है, टाइटली होल्ड कीजिएगा। जिनके पास नहीं है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को होल्ड करते हुए आप भी पोजीशंस ले सकते हैं। सर ने दोनों कॉल्स पे आपको बाय रिकमेंडेशन दी है। चंदन सर, दो शेयर हैं जो शॉर्ट कवरिंग वाले हैं, जरा उसको भी चेक कीजिएगा। एक है जुबलेंट फूड और दूसरा है बजाज फाइनेंस। इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए सर। देखिए, जुबलेंट फूड की बात करें तो सेटअप पॉजिटिव है और कल के दिन के डिक्लाइन के बाद वापस अपने आप को स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और कंजम्पशन का कहीं ना कहीं मार्केट में बोलबाला रहेगा। तो कंटिन्यूस बाइंग की तरफ रखें। 660 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं ना कहीं 700 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो जुबलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह कंटिन्यूस रहेगी। इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हो। डन सर, जुबलेंट फूड को भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक और रिकमेंडेशंस हैं आपके पास। मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा सिलेक्टिव रहिएगा। आज जब यूबीएस की सुबह सुबह रिपोर्ट आई, मैंने तब भी यही बात वरुण अपने सहयोगी से बात बोली थी कि आज मेरे को सारे रिपोर्ट्स में से सिर्फ यही एक रिपोर्ट ऐसी लग रही है जो बहुत काम की है और आपको अच्छा ट्रेड देगी। हमने फिर वैशाली पारिक से भी दोनों शेयर्स के बारे में जिक्र भी किया। हमने कहा एमजीएल तो चलो स्विंग ट्रेड के हिसाब से काम आएगा, बट आईजीएल जैसे ट्रेड्स पे भी आपको ट्रेड बनेगा। ऐसी कुछ और रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में क्या देखने को मिला, एक काम और कर लेते हैं, जरा शेषा से भी पता कर लेते हैं। आपने अब तक सेलेक्टिव शेयर्स चंदन सर के नोटिस कर लिए होंगे। तेज़ी वाला चैप्टर हम यही ख़त्म कर रहे हैं। आईजीएल एमजीएल की रिपोर्ट में क्या छपा है, यूबीएस की रिपोर्ट में, एक बार ज़रा वो आप जान लो, फिर ब्रेक लेंगे, फिर मंदी वाले सेगमेंट की शुरुआत भी करेंगे। अशेषा, जरा बताइए आईजीएल और एमजीएल को लेकर जो आज यूबीएस की रिपोर्ट है, ये धमाकेदार रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, और इस रिपोर्ट के चलते दोनों ही स्टॉक्स आईजीएल और एमजीएल में करीब 4 से 6% की तेज़ी दिखी है। सबसे पहले आईजीएल की बात करते हैं, जहां यूबीएस ने कंपनी को स्टॉक को अपग्रेड किया है। खरीदारी की राय दी है, पहले बिकवाली की राय थी और अब टारगेट प्राइस बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले लक्ष्य 400 रुपये प्रति शेयर का था। इसके अलावा एमजीएल की भी बात करेंगे। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 2400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 1600 रुपये प्रति शेयर का था। उनका मानना है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। नियर टर्म फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के चलते इन गैस कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है और दोनों ही कंपनियां नए जोग्राफीज़ में भी एक्सपैंड कर रही है, तो वो भी एक ग्रोथ लीवर होगा दोनों ही कंपनियों के लिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है और आईजीएल को उन्होंने इसलिए अपग्रेड किया है, उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अच्छे वॉल्यूम्स रिपोर्ट कर पाएगी। इसी के साथ एमजीएल, उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है और कंपनी इन लेवल्स को सस्टेन भी कर पाएगी। तो एमजीएल पर खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस बढ़ाया है, लेकिन आईजीएल को तो स्टॉक भी अपग्रेड किया है। तो इस रिपोर्ट के चलते एमजीएल की और आईजीएल की दोनों ही स्टॉक्स में 4 से 6% की तेज़ी आज दिखी है। ठीक है शाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तेजी वाले शेयर आपके सामने रखे जिसमें जुबलेंट फूडवर्क, कोरोमंडल इंटरनेशनल, हीरो मोटोकॉर्प था। सर ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को ये बात कह के बताया कि देखिए अभी तो हम ग्लोबल मार्केट्स के अधीन हो जाएंगे और जब तक फेड का कोई बड़ा बयान नहीं आता तब तक कोई बड़ा मूव भी नहीं आएगा।
बाज़ार फ्रीज तो हो नहीं सकता, इसलिए छुटपुट ऊपर नीचे करता रहेगा, बट रेंज का ब्रेकआउट और रेंज का ब्रेकडाउन करने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। अब हम जरा मंदी वाले सेगमेंट की कर रहे हैं शुरुआत, और लेके आई जरा आज के मंदी वाले शेयर यानी कि आज के फ्रेश शॉर्ट्स। पीएफसी उसमें से एक है और बीईएल एक है। एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों सरकारी कंपनीज है, लेकिन पीएफसी की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर आप पिछले 5 से 6 दिन का ट्रेड देखेंगे, उसमें से एक दिन का ट्रेड रिकवरी के नाम था, अदरवाइज लगातार नॉन स्टॉप पीएफसी आरईसी के अंदर नुकसान बना है। काफ़ी तेज़ी से फॉल आया और इसने काफ़ी तेज़ी से रिट्रेस किया है। आप देखो 7 दिन में करीब 12% उठ गए, जबकि इसी 7 दिन में हमने ऑल टाइम हाई भी लगाया और रिकवरी भी दिखाई। तो ये एंटी चला, मार्केट के रिवर्स ऑर्डर में चला, आज भी बिकवाली हो रही है। चंदन सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन पीएफसी पे और दूसरा बीईएल पे। काउंटर में बिकवाली की सलाह रहेगी। सबसे पहले मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूं, तो लगभग पिछले 60-65 दिनों का ब्रेकडाउन दिया है। मल्टीपल सपोर्ट 470 के आसपास है और वो पहला लेवल रहेगा, वो तोड़ती नया डाउनसाइड ओपन होगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि पिछले लगभग 7-8 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस कंटिन्यूसली बन रहे हैं और हम ऑलरेडी 566 से लेके 480 के नीचे जा चुके हैं और 470 के नीचे और 4-5% के डाउनसाइड ओपन होंगे। टेक्निकली देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर गया बट फिर भी यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ होल्ड नहीं कर पा रही थी। डेली सेटअप पे देखें तो डबल टॉप या राउंडिंग फॉर्मेशन भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे डाउनसाइड है। आपको 489 490 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नीचे में 460 455 तक के डाउनसाइड ओपन हो सकते हैं। अब हम बात करें बीएल की, तो कहीं ना कहीं डिफेंस काउंटर एक कमजोर कड़ी बने अभी फिलहाल। और आप बीएल की बात की, आप एचएएल को भी देखोगे, वहां तो ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस एंड सीपीएससी पूरा सेक्टर एक सेटबैक ले रहा है, तो बीएल में बिकवाली की सलाह रहेगी। हालांकि ध्यान रखिए ऑलरेडी ऊपर से गिरा है, तो 292 को मेजर हर्डल बना के रखे। 292 निकल जाए तो वो अपना व्यू चेंज भी कर ले, पर जब तक 292 के नीचे डाउन साइड रहेगा, नीचे में 275 272 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, डन सर। तो ये पॉइंट्स नोटिस हैं दोनों शेयर्स के अंदर। पीएफसी के अंदर जो गिरावट है थोड़ी गंभीर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप नया शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा वॉल्यूम को कम रखिएगा। ऑलरेडी एक शेयर हफ्ते भर में 12% पहले कट ले चुका है। बीईएल पे भी रिकमेंडेशन आपकी स्क्रीन पर है, 292 के स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा और वहाँ पे 490 के स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। चंदन सर, अपने ट्रेडिंग कॉल्स हमको पहले बता दीजिए, उसके बाद फिर हम अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं वो भी जरा पता कर लेंगे। पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल सर। मार्केट में काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रेंड भले पॉजिटिव, बट बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और सिलेक्टिव सेक्टर के सिलेक्टिव स्टॉक से मुंह दिखा रहा है। तो पहला ट्रेड हमारा रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में बात करें तो लगातार पिछले 7-8 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। हर छोटी सी डिक्लाइन में खरीदारी आ जाती है और निफ्टी ऑटो में बजाज और हीरो मोटो 2 काउंटर है जो लीड लेते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं 2 व्हीलर वर्सेस 4 व्हीलर का कॉन्सेप्ट प्राइस डिमांड सप्लाई में चल रहा है। तो बजाज ऑटो पहला ट्रेड सेटअप रहेगा, सपोर्ट रहेगा 11,650, ऊपर में लगभग टारगेट बनेंगे 12,300। दूसरा काउंटर में आईटी से सेलेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी आईटी में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। निफ्टी आईटी ने इस साल ऑलरेडी 22-23% की बढ़त बना चुका है कंपेयर टू आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी आईटी अच्छा लग रहा है और मेरे रेडार ऑलरेडी हम सुबह कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंस इन सब की बात कर चुके हैं, बट अब मैं एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 3,100 का सपोर्ट है और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन के हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, 3,333 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो 2 सेक्टर, एक ऑटो दूसरा आईटी, तो एक बजाज ऑटो और दूसरा एम्फेसिस, ये 2 खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, आप आईटी को लेकर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। मेरे को ध्यान भी है सर, आपने ओरेकल फाइनेंस भी दिया था और इसके साथ साथ आपने कफोर्ज पे भी अच्छे से नोटिस करवाया था। अब आप एम्फेसिस की तरफ बढ़े आगे, और एम्फेसिस भी जैसे देखा जाए तो एक ब्रेकआउट शेयर है ये। एम्फेसिस आल्सो इज अ ब्रेकआउट शेयर और आप नंबर भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। 4x3 है, 3-3-3-3 के टारगेट है और 3100 का एक स्टॉप लॉस है। तो एम्फेसिस सर की तरफ से दिया गया कॉल है। इसके अलावा ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे ट्रेड वो बता भी चुके हैं। अच्छा सर, मेरे को जरा अनवाइंडिंग के सौदे आपसे चेक करवाने थे, 2 छूट ना जाए कहीं। एक है सर टाटा मोटर्स, वहाँ पे पोजीशन अनवाइंड हो रही है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स के पास से माल रखा भी हुआ है और काफ़ी सारे लोग लेना भी चाहते हैं।
तो कुछ उन दोनों को गाइड कीजिएगा। और दूसरा है सर NMDC। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं दोनों ही काउंटर का स्ट्रक्चर प्रेशर में है। हम एक तरफ बजाज ऑटो, हीरो मोटो पे पॉजिटिव बायस की बात करें, बट टाटा मोटर्स में वीकनेस है और लोअर टॉप, लोअर बॉटम बन रहा है। तो हमें उस हिसाब से इस पूरे सेक्टर को प्ले करना पड़ेगा कि पूरा सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है। सेक्टर के गिने-चुने काउंटर्स या टू व्हीलर वर्सेस फोर व्हीलर का मूवमेंट है। तो टाटा मोटर्स आप देखोगे पिछले लगभग 12-13 दिनों में 1140 से लेके 960 तक का डिक्लाइन दिख चुका है। अभी भी एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है और जब तक ये काउंटर ऊपर में 990 नहीं निकालता है, वीकनेस कंटिन्यूस रहेगी। 990 का हर्डल होगा, नीचे में 940, 930 तक के टारगेट बनने चाहिए। एनएमडीसी की हम बात करें तो एनएमडीसी भी 2-3 दिन पहले बाउंस दिया था, बट वो बाउंस 223-24 के ऊपर नहीं बढ़ पाया। वापस यहाँ पे लोअर टॉप, लोअर बॉटम के वीकली चार्ट में सीक्वेंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो 220 का हर्डल रखिए। नीचे में वापस रिसेंट के जो लो है 205, 203 वो तक लेवल काउंटर ये रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है सर। सर वैसे चलते चलते मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा मुश्किल होता है ऑप्शंस का ट्रेड इस समय रेंज बाउंड मार्केट का, बट कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड अगर आप देना चाहें तो इंडेक्स का छोड़ दीजिए, अगर कोई स्टॉक का ऑप्शन हो तो ऑप्शंस में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है लोगों का, इसलिए मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करवाना चाहता। बिल्कुल आप ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो और मैं आपके लिए एक काउंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज आप ध्यान रखिए, जब आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऑप्शंस में आपको मोमेंटम प्ले करना पड़ेगा। तो ऐसा ही काउंटर लेना पड़ेगा जहां पे मोमेंटम है। और मेरे को जो मोमेंटम वाला सेक्टर दिख रहा है वो ऑटो दिख रहा है या कुछ आईटी दिख रहा है। तो मैं बजाज ऑटो का 12,000 की कॉल खरीदारी की सलाह दूंगा। ये काउंटर अभी मैंने रिकमेंड भी किया है, लॉन्ग के बिल्टअप भी है, यहाँ पे अनवाइंडिंग भी देखने को मिलेगी। तो बजाज ऑटो का 12,000 का कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। इसको इसलिए भी ले सकते हो कि इतना महंगा स्टॉक क्यों ले ट्रेडिंग के लिए, इसमें ऑप्शन भी ले ले। तो ये आप लगभग 145 से 150 के बीच में ले। अभी लगभग वही भाव चल रहा है, 145 से 150 के बीच में ले। सपोर्ट रखें 110 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 190 तक के। ठीक है, डन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमको ये 12,000 वाली स्ट्राइक की कॉल दी है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर अभी छपा हुआ आ जाएगा, ताकि आपसे मिस ना हो, गलती भी ना हो, या आप नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। इस ऑप्शंस ट्रेड का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। 145 का रेट, 110 का स्टॉप, 190 का टारगेट है, स्ट्राइक है 12,000 की, और आप 26 तारीख तक इसको रख भी सकते हैं। हालांकि इतना आपको समय लगेगा नहीं, आप 2-4 दिन में फ्री हो जाओगे। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।